जय हिंद साथियों। वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर एकेडमी पे। कैसे हैं साथियों आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई बढ़िया और बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। जैसा कि साथियों आपको पता है कि एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया था। तो साथियों जब तक एमटीएस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक इस चैनल पर डेली जीके के प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। साथियों आपको पता भी कि एमटीएस एग्ज़ाम में जीके का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है। साथियों यदि आपको एमटीएस में सिलेक्शन लेना है तो आपको साथियों जीके और अंग्रेजी जो विषय होती है साथियों, इस पे आप अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर लीजिए साथियों, क्योंकि कट ऑफ जो होती है इसकी इसी दोनों विषयों पे लगती है। साथियों जीके और अंग्रेजी जो विषय हैं इन्हीं पे एमटीएस की कट ऑफ जाती है। और साथियों आपको मैथ आता है या रीजनिंग आता है, इससे एमटीएस को कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एमटीएस में जीके और अंग्रेजी इन्हीं दो विषय पे इसकी कट ऑफ जाएगी, इसी पे आपकी मेरिट बनेगी। तो साथियों अंग्रेजी की नहीं लेकिन हाँ जीके की मैं गारंटी लेता हूँ कि जब तक आपका एमटीएस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक इस चैनल पर डेली जीके के प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। और साथियों मैं आपसे एक और विनती करता हूँ कि बीच में आपकी क्लास रुक गई थी, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। साथियों बीच में आपकी क्लास 5-6 दिनों के लिए नहीं आ रही थी, तो इसके लिए साथियों क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अब से आपकी क्लास पर डे आपके लिए आएगी साथियों। जितने भी क्लास आएंगे साथियों, एमटीएस एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को हम प्रैक्टिस सेट में करवाएंगे। तो साथियों आज हम एमटीएस एग्जाम में पूछे गए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को हम प्रैक्टिस सेट में करने वाले हैं। टॉप साथियों आज हम 20 प्रश्नों को लिए हैं। इन 20 प्रश्नों के साथ आप भी अपने मन में आंसर को टिक करते चलिएगा कि मैं टॉप 20 में से कितने प्रश्न सही किया हूँ। इसका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो साथियों क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपसे विनती है कि आपके जितने भी दोस्त एमटीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास यह वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। और साथियों जितने भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप प्रश्न इस प्रकार से देखना कि जैसे मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूँ और मुझे एग्ज़ाम हॉल में ये प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, उस टाइप से जब आप साथियों क्लास को देखेंगे तभी आपको क्लास में ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि साथियों प्रश्न भी एमटीएस एग्जाम से संबंधित प्रश्न है। आपको प्रश्न देख के पता चल जाएगा कि हाँ एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और किस प्रकार के प्रश्न एमटीएस एग्जाम में जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी की क्लास की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा। प्रश्न है कि भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमियों के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, एमटीएस में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अ, तो देखिए साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्न है कि भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की लंबाई कितनी है। तो देखिए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर। कितना? तो साथियों 7,516.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और किस कहाँ से है साथियों? तो समुद्र तट से। प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा साथियों, प्रश्न क्या बोला है? समुद्र तट से कुल लंबाई। तो समुद्र तट से बोला है साथियों। और किन किन केंद्र शासित प्रदेश का? तो अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह का। इनका कहाँ से? तो साथियों समुद्र तट से कुल लंबाई। तो समुद्र तट से इनकी लंबाई साथियों 7,516.6 किलोमीटर। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, आप इसको अपने दिमाग में टिक करते चलिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 2 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। स्टार लगा के चलिए साथियों, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। प्रश्न है कि बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, देखिए बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है। ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है श्री कृष्ण सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी है कर्पूरी ठाकुर और ऑप्शन नंबर डी है लाला लाजपत राय। तो साथियों बहुत ही अच्छा उत्तर आएगा इसका। देखिए बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो साथियों बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिन्हा को जाना जाता है। साथियों बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिन्हा को जाना जाता है। और साथियों कृष्ण सिन्हा जी के बारे में हम और बता दें आपको कि ये बिहार केसरी तथा श्री बाबू के नाम से भी जाने जाते थे। किस नाम से साथियों? तो श्री बाबू के नाम से अगर एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे तो इस नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और ये साथियों 1946 से लेके साथियों 1946 से लेके 1961 तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, देखिए इनसे संबंधित इतने सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इन्हें साथियों बिहार केसरी तथा श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता था। और ये साथियों 1946 से 1961 तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था साथियों। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। आपसे मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि आप क्लास को उस प्रकार देखिएगा जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, उसी प्रकार से आप अपने प्रश्नों को टिक करते चलिएगा। लास्ट में कमेंट में बताना कि आपने टॉप 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए। इसका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है साथियों। प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपखंड साथियों उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, स्टार लगा के चलिए। यदि एग्जामिनर फुल मूड में रहेगा तो आपसे ऐसे प्रश्न की डिमांड कर सकता है। प्रश्न है कि साथियों
भारतीय संविधान में कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो सीधी सी बात है साथियों, कनाडा के संविधान से लिया गया संविधान है हमारा उच्चतम न्यायालय से परामर्शदायी क्षेत्राधिकारी। ये जो साथियों ये है, ये कनाडा से, तो कहाँ से साथियों, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इम्पोर्टेंट है साथियों, कनाडा के संविधान से लिया गया उपबंध हमारा है उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। जिन साथियों को आपका MTS में एग्जाम लगा है उनके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनके पास यह वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न है कि भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है? साथियों जो यदि आपको कहीं पे 24x7 दिखे तो इसका मतलब है साथियों 24 घंटे सातों दिन। कितना तो साथियों, इसका मतलब है साथियों घंटे, और इसका मतलब हो जाता है सातों दिन, यानी पूरी घंटा और सातों दिन यानी हमेशा के लिए साथियों। तो 24x7 इसका मतलब है 24 घंटे सातों दिन। तो भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा गांव किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है साथियों गुजरात में। कहाँ पे साथियों? तो गुजरात राज्य में स्थित है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पक्का इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है गुजरात में। और साथियों जो मोढेरा गाँव है, मोढेरा गाँव साथियों यह चालुक्य युग की, कौन से साथियों, तो चालुक्य युग के साथियों, चालुक्य युग के सूर्य मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो चालुक्य युग के साथियों सूर्य मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध गांव कौन सा है? तो साथियों जो मोढेरा गांव है यह चालुक्य युग के सूर्य मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। तो अच्छा प्रश्न था। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न की कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? साथियों जो कर्क रेखा है भारत के किस राज्यों से होकर गुजरती है? 4 ऑप्शन है, पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और केरल। तो साथियों जो कर्क रेखा है भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है, प्रश्न बोला है, तो यह गुजरती है साथियों छत्तीसगढ़ से। इस ऑप्शन में छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। और बात करें साथियों कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? तो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी हम ट्रिक बता दें साथियों, इसको याद करने की ट्रिक है मित्र पर गमछा, साथियों मित्र पर गमछा झार, ये इसकी ट्रिक है। मी से हो गया साथियों मिजोरम, त्रा से हो गया त्रिपुरा, पा से हो गया पश्चिम बंगाल, राज से हो गया राजस्थान, गा से हो गया गुजरात, माँ से हो गया मध्य प्रदेश, छा से हो गया साथियों आपका ये छत्तीसगढ़, और झा से हो गया झारखंड। क्या हो गया? तो झारखंड हो गया। ये सभी साथियों कर्क रेखा इन सभी राज्यों से होकर के गुजरती है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न था। इसमें प्रश्न था कि कर्क रेखा भारत के किस राज्यों से होकर गुजरती है, कितनी? तो साथियों 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश में होकर गुजरती है। तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में होकर गुजरती है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न की वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य लोक चित्रकला है? साथियों जो वर्ली चित्रकला है यह किस राज्य की लोक चित्रकला है? ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक और ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। तो साथियों बात करें वर्ली चित्रकला की, तो जो वर्ली चित्रकला है साथियों यह महाराष्ट्र राज्य की, कहाँ की? तो महाराष्ट्र राज्य की लोक चित्रकला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, स्टार लगा के चलिए। लोक कला से संबंधित प्रश्न MTS एग्जाम का फेवरेट होता है। आपसे जरूर 2 या 3 प्रश्न की डिमांड कर सकता है साथियों। आपको यदि 2 प्रश्न पूछ लिया तो आपका साथियों डायरेक्ट बन जाएगा आपका 6 नंबर इससे बनेगा, क्योंकि एक प्रश्न पे आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं। तो साथियों आपका डायरेक्ट 6 नंबर बनेगा। तो कोई भी प्रश्न आप मिस्टेक करके मत चलिएगा, सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। कई बच्चों का सिलेक्शन साथियों जाके पॉइंट पे टिक जाता है और पॉइंट पे जाके उनका सिलेक्शन होता है। तो साथियों एक एक पॉइंट, एक एक प्रश्न हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है साथियों। प्रश्न की कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है? ऑप्शन ए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, और ऑप्शन नंबर डी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो साथियों जो भारतीय वित्तीय संस्थान होता है इनके शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। कौन करता है? तो भारतीय प्रतिभूति बोर्ड और विनिमय बोर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो है या भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न था, काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों, शेयर बाजार से रिलेटेड प्रश्न है।
इकोनॉमी का प्रश्न है साथियों, इकोनॉमी से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। एमटीएस में सिलेक्शन जीके पे होना है, तो जीके से आपसे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है जिसमें बच्चे होपलेस हो जाते हैं। इसी प्रकार से प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि साथियों जो इसका कट ऑफ जाता है अंग्रेजी और जीके पे ही जाता है। तो जीके के जितने भी प्रश्न साथियों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उनको इग्नोर करके मत चलिएगा। कोई भी प्रश्न हो, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 8 है। देखिए 2022 का करंट अफेयर्स का प्रश्न था, लेकिन इसको स्टैटिक जीके में किस प्रकार से पूछा जा रहा है। मैं आपसे बता दूं कि अब एग्ज़ाम देने जाना तो उसके साथ 15 दिन पहले आप 2022 से लेकर के 2024 के बीच में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं साथियों, इनको जरूर आप एक बार देख के जाइएगा, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न साथियों आपको जीके के रूप में पूछ लिया जाता है। तो एक बार आप जरूर देख के जाना साथियों एमटीएस एग्ज़ाम के पहले, क्योंकि इनसे संबंधित साथियों 2 या 3 प्रश्न जरूर आपके एग्ज़ाम में मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप देख के जाइएगा। चलिए प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से किस शहर ने वर्ष 2022 में लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर, देखिए साथियों भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता था है। तो ये जीता था साथियों कौन सा शहर, ये था साथियों इंदौर शहर। इंदौर कहाँ का, तो साथियों मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो है यह लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता था। और कब जीता था, तो 2022 में साथियों जीता था। इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, स्टार लगा के चलिए, प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न की भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को ज़मीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया है। क्या, तो साथियों फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया। सिर्फ आप ये देखिए कि फुटबॉल फॉर ऑल, कहीं पे आपको देखिए तो साथियों क्या लगाना है, आपको लगाना है उड़ीसा। कहाँ पे, तो साथियों उड़ीसा में। तो उड़ीसा में साथियों लॉन्च किया है। बात करें साथियों फुटबॉल फॉर ऑल की, तो यह उड़ीसा में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के साथ साझेदारी में शुरू किया था। इसमें करीब साथियों 2000 स्कूलों में साथियों कितने, तो 2000 स्कूलों में 43,000 से ज़्यादा बच्चों को फुटबॉल बांटी गई थी। साथियों भारत में फीफा का ऐसा पहला कार्यक्रम था जिसका मुख्य उद्देश्य था कि स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देना। क्या देना, तो साथियों इसका मुख्य उद्देश्य था फुटबॉल फॉर ऑल का, कि स्कूली बच्चों के बीच साथियों फुटबॉल को बढ़ावा देना। तो फुटबॉल को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। उस समय साथियों करीब 2000 स्कूलों में 43,000 से ज़्यादा साथियों 43,000 से ज़्यादा बच्चों को फुटबॉल बांटी गई थी। तो प्रश्न था साथियों कि फुटबॉल फॉर ऑल यानी भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीन स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया था। तो यह था साथियों कौन सा राज्य, तो उड़ीसा राज्य था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, एग्जाम में पक्का ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। एग्जामिनर यदि फुल मूड में रहेगा तो आपसे ऐसे प्रश्न की डिमांड कर सकता है साथियों। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 10 है। देखिए साथियों 2022 का प्रश्न कैसे पूछा है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता था। जो साथियों यूएस ओपन कौन सा, तो यूएस ओपन 2022 में किसका, तो साथियों पुरुष एकल का। साथियों प्रश्न ध्यान से पढ़ना कि यूएस ओपन में 2022 का पुरुष एकल का, तो पुरुष एकल का खिताब जीता था साथियों किसने, तो कार्लोस अल्कारेज ने। कौन, तो कार्लोस अल्कारेज ने 2022 में यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों उसका, कार्लोस अल्कारेज। साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जितना हो सके साथियों इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। साथियों लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं, क्योंकि मैं डेली आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आता हूँ। तो आपका भी दायित्व है साथियों, आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास इसका वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। और अभी तक साथियों हम टॉप 10 प्रश्न की ओर आ चुके हैं, तो आप भी अपने मन में इनका उत्तर टिक करते रहिएगा। लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने प्रश्न सही किए हैं। और साथियों क्लास इस प्रकार से देखना कि आप इस प्रकार से देखना कि मुझे लगे कि मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूँ और मुझे सभी प्रश्न एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिल रहे हैं। इस प्रकार से जब आप देखेंगे तो साथियों आपको काफ़ी इंटरेस्ट आने वाला है और पढ़ाई में भी ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि कोई भी वीडियो आप देखिए साथियों, जब आप प्रैक्टिस कीजिए तो आप इस प्रकार से देखना कि बस मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूँ, मुझे सभी प्रश्न एग्ज़ाम हॉल में मिल रहे हैं। तो उसी प्रकार से आप इसको टिक करते चलिएगा, तभी साथियों पढ़ाई में मज़ा आता है। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 11 है। महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में साथियों महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। कहाँ पे साथियों, तो गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था, जो कि किसके समर्थन में था, तो ये किसानों के समर्थन में था।
ध्यान से पढ़िएगा साथियों, किसानों के समर्थन में इन्होंने आंदोलन छेड़ा था। तो ये कब छेड़ा था? तो 1918 में। कब? तो साथियों 1918 में इन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले में साथियों यह आंदोलन छेड़ा था। तो अच्छा प्रश्न है साथियों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में 1918 में एक सत्याग्रह आयोजित किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न साथियों प्रश्न नंबर 12 है। ये तो आप साथियों शुरू से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, क्लास 9th से ही आपको इसके बारे में पता चल गया होगा और उससे पहले भी आप जानते होंगे। निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? साथियों न्यूट्रॉन की खोज तो ये की थी साथियों जेम्स चैडविक ने। किसने? तो साथियों जेम्स चैडविक जी ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक जी ने की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है साथियों। प्रश्न की धीनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, धीनोधर पहाड़ी से संबंधित कई प्रश्न इससे बन सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा साथियों। तो देखिए धीनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? तो ये स्थित है साथियों गुजरात में। कहाँ पे? तो साथियों गुजरात में है। और बात करें साथियों धीनोधर पहाड़ी की, तो धीनोधर साथियों पहाड़ी के साथ साथ हिल स्टेशन और पर्यटक स्थल भी है। क्या है? तो साथियों यह एक हिल स्टेशन भी है और हिल स्टेशन के साथ साथ यह एक पर्यटक स्थल भी है। और बात करें साथियों हम गुजरात के प्रमुख पहाड़ियों के बारे में साथियों, तो गुजरात की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं चोटीला है साथियों। क्या है साथियों? तो चोटीला है। आपका एक हो जाता है पावागढ़ साथियों, चोटीला हो गया, पावागढ़ हो गया, पलीताना हो गया। क्या हो गया साथियों? पलीताना हो गया। उसके बाद में आपका गिरनार हो गया साथियों। गिरनार तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो गिरनार साथियों गुजरात की पहाड़ियाँ हैं। क्या हो गया? चोटीला हो गया, पावागढ़ हो गया, पलीताना हो गया, गिरनार हो गया। आदि भी आइकन इसकी इम्पोर्टेंट पहाड़ियाँ हैं साथियों। तो बस आप इतना याद कर लीजिएगा, चोटीला, पावागढ़, पलीताना और गिरनार ये सभी पहाड़ियाँ साथियों गुजरात राज्य की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। इसमें से इम्पोर्टेंट साथियों गिरनार है, चोटी, इसमें से साथियों सभी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन गिरनार और चोटीला के बारे में एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। तो गिरनार और सॉरी साथियों चोटीला और गिरनार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न था कि धनुधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? तो ये स्थित है साथियों गुजरात में। और गुजरात में साथियों स्थित है। और धनुधर पहाड़ियाँ जो है यह एक हिल स्टेशन भी है और हिल स्टेशन के साथ साथ साथियों यह एक पर्यटक स्थल के भी रूप में आता है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न था। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न की निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न साथियों। कौन से वनस्पति जगत के पौधे को हम शैवाल के नाम से जानते हैं? तो साथियों देखिए जो थैलोफाइटा जगत के अंतर्गत जितने भी पौधे आते हैं, कौन से? तो थैलोफाइटा के अंतर्गत जितने भी पौधे आते हैं साथियों इनको हम क्या? तो शैवाल के नाम से जानते हैं। शैवाल के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा के चलिए साथियों। यदि एग्जाम में पूछा जाए या ना जाए, लेकिन ऐसे प्रश्न अच्छे लगते हैं जब आपको जानकारी मिलती किसी के बारे में। तो जो वनस्पति जगत के पौधे जिसको हम शैवाल के नाम से जानते हैं, ये सब साथियों थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? तो थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न था साथियों। थैलोफाइटा के अंतर्गत आने वाले जगत के पौधों को हम शैवाल के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, हमने शुरू में ही कहा था कि 2022 के प्रश्नों को साथियों आपको जीके के रूप में जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए प्रश्न की निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था? देखिए साथियों बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस का किसका? तो साथियों पॉपुलर चॉइस का कौन सा पुरस्कार? तो फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। तो वो था उस समय साथियों, क्या नाम था उस मूवी का? तो नाम था शेरशाह। कौन सी? तो साथियों शेरशाह जो थी, इसको फिल्म पॉपुलर चॉइस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शेरशाह। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है साथियों, कथन निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। कथन निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। आपको सिर्फ होपलेस करने के लिए ऐसे प्रश्न दिया जाता है कि आप कितना टाइम लगाते हैं कथन और निष्कर्ष सॉल्व करने में। तो देखिए प्रश्न 16 है साथियों कि बड़े बांधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए साथियों जो बड़े बांध होते हैं इनके संबंध में कौन सा कथन हमारा सही होगा, इनके बारे में हमें बताना है। तो कथन एक देखेंगे, इनकी सामाजिक समस्याएं हैं क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं और उन्हें पर्याप्त मुआवजा भी नहीं मिलता। ये भी हमें साथियों सही लग रहा है। चलिए हम कथन 2 की ओर बढ़ते हैं। कथन 2 है कि इनकी पर्यावरणीय समस्याएं हैं क्योंकि इनसे बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है। क्या है साथियों? तो बड़े बांध के संबंध में इनकी पर्यावरणीय समस्याएं हैं क्योंकि इनमें सब बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है तथा जैव विविधता की क्षति होती है। और प्रश्न क्या बोला था कि बड़े बांधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो साथियों मुझे तो दोनों सही लग रहे हैं, लेकिन हम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। तो केवल ए दिया है, ये नहीं होगा साथियों, केवल ए भी हो सकता है, केवल ए भी सही है। ऑप्शन नंबर बी है केवल एक और दो, दोनों। और ऑप्शन नंबर डी केवल एक और दो, ऑप्शन नंबर डी ना तो एक और ना ही दो। साथियों इसमें से हमें दोनों निष्कर्ष सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। केवल एक और दो, दोनों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इनकी सामाजिक समस्याएं हैं, क्योंकि इससे बड़ी संख्या में पर्याप्त सॉरी साथियों, इसमें बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित हो जाते हैं और उन्हें पर्याप्त मुआवजा भी नहीं मिलता। और दूसरा है इनकी पर्यावरणीय समस्याएं हैं, क्योंकि इनसे बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है तथा जैव विविधता की क्षति होती है। तो ऑप्शन साथियों पहला और दूसरा निष्कर्ष हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न की भारत में सितार के उस्ताद, सितार माइस्ट्रो के नाम से किन्हें जाना जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न साथियों। जो सितार माइस्ट्रो जो है, हम किन्हें सितार माइस्ट्रो के नाम से भी जानते हैं, यानी सितार माइस्ट्रो के रूप में किसे जाना जाता है, तो इन्हें जाना जाता है साथियों पंडित रविशंकर। कौन? तो पंडित रविशंकर जी को हम सितार माइस्ट्रो के नाम से भी जानते हैं। तो ये कौन थे? तो साथियों भारत में सितार के उस्ताद थे, यानी सितार वादक थे साथियों। इन्हें हम सितार माइस्ट्रो के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा साथियों। वाद्य यंत्र से भी आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इससे संबंधित एक प्रश्न करवा दिया साथियों। अब तो जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक डेली जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न एमटीएस एग्जाम से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनको मैं आपको डेली करवाता रहूँगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों पंडित रविशंकर। भारत में सितार उस्ताद यानी सितार मास्टरों के रूप में पंडित रविशंकर जी को जाना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है साथियों, प्रश्न की निम्नलिखित में से किन राज्यों तक ही कर्नाटिका संगीत सीमित है। कौन संगीत साथियों? कर्नाटिक। कौन? तो साथियों कर्नाटिक संगीत सीमित है। ऑप्शन है कर्नाटक, ऑप्शन है साथियों कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। ऑप्शन सी गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। तो देखिए साथियों प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किन राज्यों तक ही कर्नाटिक संगीत सीमित है। तो यह सीमित है साथियों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। कौन? तो साथियों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, इन राज्यों तक साथियों कर्नाटिक संगीत सीमित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल तक ही कर्नाटिक संगीत सीमित है। चलिए प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 19 दिख रहा है, भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। स्टार लगा के चलिए साथियों, पक्का हो सकता है एग्जाम में आप प्रश्न पूछ लिया जाए कि आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना और बाहरी आक्रमण से साथियों रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। यह संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो साथियों यह संविधान के अनुच्छेद 355 में इसका उल्लेख है। किसमें? तो साथियों 355 अनुच्छेद में इसका उल्लेख वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। का बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था कि किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। तो यह है अनुच्छेद 355। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 20 है, प्रश्न की निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सितंबर 2022 में, साथियों सितंबर 2022 में मून लाइटिंग के आरोप, कौन साथियों मून लाइटिंग के आरोप के तहत लगभग 300 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था। साथियों देखिए किस कंपनी ने सितंबर 2022 में किसके चलते, तो मून लाइटिंग के आरोपी के तहत साथियों लगभग 300 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था। तो ये कंपनी थी साथियों उस समय विप्रो। कौन? तो साथियों विप्रो जो थी इसने ही बर्खास्त कर दिया था। साथियों बात करें विप्रो की, तो विप्रो एक साथियों लिमिटेड प्रौद्योगिकी और एक सलाहकारी कंपनी है। और बात करें साथियों विप्रो की स्थापना की, तो विप्रो की स्थापना 29 दिसंबर साथियों कब, तो 29 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। और बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, एग्जाम में प्रश्न पूछे कि विप्रो की स्थापना कब होती है, तो विप्रो की स्थापना 29 दिसंबर 1945 को होती है। और यह साथियों एक लिमिटेड प्रौद्योगिकी और सलाहकारी कंपनी है विप्रो, जिसको हम विप्रो कहते हैं साथियों। इसकी स्थापना 29 दिसंबर 1945 को हुई थी। इसने साथियों सितंबर 2022 में मून लाइटिंग के आरोप के तहत लगभग 300 कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है साथियों एग्जाम में। चलिए प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। सॉरी साथियों हमने आपसे कहा था कि टॉप केवल 20 ही प्रश्न कराऊंगा, लेकिन साथियों 3 प्रश्न एक्स्ट्रा और करवा रहा हूँ। आपको 23 प्रश्न करवाने के लिए दे दिया हूँ, तो आप 3 प्रश्नों को और देख लीजिए, क्योंकि जितने भी प्रश्न हम करेंगे वो हमारे लिए ही फ़ायदा रहेगा। चलिए अब हम ज़्यादा प्रश्न नहीं साथियों, केवल 3 प्रश्न और हैं।
23 प्रश्न और हैं साथियों, 3 प्रश्न और मैं करवाऊंगा आपसे। मैंने शुरू में कहा था केवल 20 प्रश्न करवाऊंगा, लेकिन साथियों 3 प्रश्न एक्स्ट्रा और करवा रहा हूँ। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। साथ में आप टिक करते मन में चलिएगा, लास्ट में आप बताना कि 23 में से कितने प्रश्न सही किए। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 21 है, प्रश्न है 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया। साथियों पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न है। पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न साथियों जो 2022 में एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था, उसमें इससे संबंधित प्रश्न भर भर के एग्जाम में पूछा गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं साथियों पंचवर्षीय योजना से। आपके एग्जाम से पहले साथियों में पंचवर्षीय योजना से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनको मैं अलग से करवा दूंगा। तो साथियों प्रश्न है कि 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया। तो ये बनाया था साथियों द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। और बात करें साथियों द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, तो यह साथियों पीसी महालनोबिस, कौन तो साथियों पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। कौन तो साथियों पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। कौन सी, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 22 है, अभी इसके बारे में हमने बताया आपको कि कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। तो यह थी साथियों द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना साथियों पीसी महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी और यह साथियों 1956 की पंचवर्षीय योजना थी। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 23 आज का अंतिम प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है कि भारत के योजना आयोग को किस वर्ष में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। देखिए साथियों योजना आयोग को किस वर्ष नीति आयोग के रूप में जाना जाने लगा। तो साथियों ये वर्ष था हमारा 2015। कौन सा था, तो साथियों 2015 था। भारत के योजना आयोग को किस वर्ष नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, तो 2015। इससे पहले साथियों नीति आयोग को हम क्या जानते थे, तो योजना आयोग के नाम से जानते थे। योजना आयोग के नाम से भी जाना जाता था। और बात करें साथियों नीति आयोग की, अब इसको साथियों 2015 से हम क्या जानने लगे, तो इसको हम नीति आयोग के नाम से जानने लगे। वर्तमान में साथियों इसका नाम हो गया नीति आयोग। इससे पहले इसका नाम योजना आयोग हुआ करता था। अब इसका नाम साथियों हो चुका है नीति आयोग। कब से, तो 2015 से इसका नाम हो चुका है। और बात करें साथियों नीति आयोग की अध्यक्ष की, एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। बहुत ही अच्छा और आसान प्रश्न है साथियों। इसके अध्यक्ष खुद पीएम होते हैं। कौन होते हैं, तो पीएम होते हैं। एग्जाम में प्रश्न अगर पूछे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था कि किस वर्ष नीति आयोग में इसको बदल दिया गया, तो 2015 में साथियों इसको बदल दिया गया। 2015 से पहले 2014 तक इसको साथियों योजना आयोग के नाम से हम जानते थे। तो बस साथियों प्रश्न यहीं तक थे। टॉप 23 प्रश्न करवाया गया। आपको केवल 20 प्रश्न कहा गया था, लेकिन साथियों 3 प्रश्न एक्स्ट्रा करवा दिया हूँ। तो आप कमेंट में बताना कि 23 में से कितने प्रश्न सही की आप साथियों, ये आप कमेंट में ज़रूर बताना। और साथियों क्लास कैसी लगी, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो का लिंक जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। जितने भी दोस्त आपके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साथियों यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रामबाण साबित होने वाली है। तो आप साथियों शेयर करना मत भूलिएगा। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता साथियों, तब तक इस चैनल पर डेली जीके के प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए साथियों मिलते हैं कल वाली वीडियो में। कल वाली वीडियो अच्छी रहेगी। अब तो वीडियो आपकी पर डे आएगी साथियों। तो मिलेंगे कल वाली वीडियो में। कल वाली वीडियो देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।